With me today we are going to discuss about in the oil and gas piping execution process, piping installation process, piping erection procedure in the construction oil and gas construction activity. That procedure for the reported client like Qatar Energy, like Aramco, like ADNOC for the UAE, that type of client basic procedure for the pipe erection. In this video I am going to explain about step by step for the piping oil and gas field engineering related to knowledge of the piping execution and piping erection process in the erection the pipe, and how to step by step procedure, guideline procedure for the piping execution process. एक important video for the piping execution engineer, piping execution supervisor or piping execution fresher engineer. Okay, basically first topic in this video, what is piping erection. अगर हम simple language में बात करें कि भाई piping erection actually होता क्या है, what is piping erection? Piping erection means the installation of prefabricated pipe spool. Piping erection का सीधा मतलब होता है कि आपके पास कुछ पहले से प्रीफैब्रिकेटेड स्पूल है, उस प्रीफैब्रिकेटेड स्पूल को एज पर कोऑर्डिनेट, ड्राइंग के कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको उस लोकेशन पे फिक्स करना है. सपोज कीजिए एक आइसोमेट्रिक है, उसमें 60 मीटर या 20 मीटर अगर लेंथ है, उस आइसोमेट्रिक को एज पर डिजाइन के अकॉर्डिंग स्पूल वाइज उसको किया गया. हो सकता है 2 स्पूल का हो, 3 स्पूल का हो या 4 स्पूल का हो. तो वो स्पूल को अब आप एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आ रहा है वहां इरेक्शन करेंगे. फॉलोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन, आपको एग्जैक्ट लोकेशन फॉलो करना है, ओरिएंटेशन फॉलो करना है एज पर ड्राइंग, एलिवेशन एज पर ड्राइंग, मतलब 3 चीजों का आपका रिक्वायरमेंट है. फॉलोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन, आपको एग्जैक्ट लोकेशन फॉलो करना है, ओरिएंटेशन फॉलो करना है एज पर ड्राइंग, एलिवेशन एज पर ड्राइंग, मतलब 3 चीजों का आपका रिक्वायरमेंट है. पहला एग्जैक्ट लोकेशन जो आपको कोऑर्डिनेट से मिलेगा, ओरिएंटेशन जो आपको फ्लांज का ओरिएंटेशन, वॉल्व का ओरिएंटेशन, हैंडल उसका या नोजल का ओरिएंटेशन, ये सब देखने के बाद आप उसको ओरिएंटेशन देखेंगे. और नेक्स्ट है एलिवेशन. एलिवेशन आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से, जीए से आपको मिलेगा, प्लांट जीए ड्राइंग से. ओके, नाउ दिस इंक्लूड, ये जो एग्जीक्यूशन है आपको इरेक्शन है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. इन दिस इरेक्शन प्रोसीजर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंक्लूड होता है. इंक्लूड होने में सबसे पहला है लिफ्टिंग क्रू और लिफ्टिंग टीम आपका इंक्लूड होगा. अलाइन करना होगा, अलाइनमेंट एंड सपोर्टिंग करना होगा आपको. वेल्डिंग टीम चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, अदरवाइज बोल्टिंग टीम चाहिए आपको बोल्टिंग करने के लिए. For the pipe safely erect on the structure or sleeper on the structure, pipe safely on the pipe rack or underground, as per doing where the requirement of the pipe as per spool location, where the exact coordinate of this pipe, that area आपको वो पाइप पे पहुंचाना. मतलब अगर आपका रैक पे पाइप है, रैक का ड्राइंग है आपका, तो रैक पे आपको इंस्टॉल करना है पाइप, वो इरेक्शन करना है. तो ये कंप्लीट टीम जो है वो टीम इरेक्शन करती है. कैसे हम लोग इरेक्शन करेंगे? वी फॉलो द आइसोमेट्रिक ड्राइंग, PNID ड्राइंग, GA ड्राइंग एंड द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, स्ट्रिक्टली मीट विथ सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी रिक्वायरमेंट. मतलब हम कोई भी चीज़ को ना उस इरेक्शन पीरियड में स्ट्रिक्टली है कि हम उसको बाईपास नहीं कर सकते. लाइक अपना सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो गया या क्वालिटी रिक्वायरमेंट होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पाइप को इरेक्शन करने से पहले उसको कंप्लीट करना है. सपोज कीजिए कि आपने पाइप में वेल्डिंग, पैड वेल्डिंग किया है और पैड का अभी एनडीटी बैलेंस है और आपने इरेक्शन कर दिया, तो सिर्फ उस पैड को एनडीटी करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है. अब इसका फोल्डिंग बनाइए, क्योंकि वो तो अब एलिवेशन पे चला गया, तब उसका इसका फोल्डिंग बनाइए, उसमें रिक्वायरमेंट मतलब बढ़ गए. तो बिफोर इरेक्शन ऑफ द स्पूल मस्ट बी नो अबाउट द एनडीटी कंडीशन. आपका सपोर्ट का वेल्डिंग क्या है या फिर स्टिक वेल्डिंग है क्या, मतलब वो आपको चेक करना है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बिफोर द इरेक्शन. अगर आप इरेक्शन करना चाहते हैं तो इरेक्शन करने से पहले कुछ एज ए सुपरवाइजर इंजीनियर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड है. डॉक्यूमेंट कौन कौन सा हो सकता है? बिफोर स्टार्टिंग द इरेक्शन यू मस्ट रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट. मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिव्यू करना होगा. तो डॉक्यूमेंट कौन सा है? पहला आइसोमेट्रिक ड्राइंग, वो कंपलसरी है आपको रिव्यू करना. आइसोमेट्रिक ड्राइंग से आपको लाइन का जो डायरेक्शन है, नॉर्थ में है कि वेस्ट में है कि ईस्ट में, वो पता चलेगा. प्लस एलिवेशन भी आपको पता चलेगा. उससे आपको स्पूल नंबर आइडेंटिफाई होगा. स्पूल नंबर से आप अपने यार्ड में जहां आपका स्पूल स्टोरेज है वहां से आप स्पूल आइडेंटिफाई करेंगे, स्पूल को लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे. स्पूल का वेट कितना है, फिर उसके हिसाब से आप क्रेन अरेंज करेंगे. स्पूल का लेंथ कितना है, फिर उसका वेट कितना हुआ और स्पूल किस एलिवेशन पे जाना है, ये सब आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से पता चलेगा. स्पूल नंबर
उसका ओरिएंटेशन, उसका मतलब कौन से डायरेक्शन में है, उसका लेंथ, उसका वेट, उसका साइज, उसका थिकनेस, वो सब आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से आइडेंटिफाई होगा। तो मतलब आपको पहला काम यही करना है कि स्पूल फाइंड करना है, आपको स्पूल को फिर शिफ्ट करना है लोकेशन पे, सीक्वेंस वाइज में शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सेकंड है जीए ड्राइंग। जीए ड्राइंग से आपको एलिवेशन, उसका रूटीन, मतलब स्पूल में आइसोमेट्रिक में तो आप बहुत स्मॉल सेक्शन देखते हैं ना, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में एक बार में पूरा सेक्शन, बहुत सारा सेक्शन देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से वहाँ लाइन गया और कैसे कैसे गया, उसमें लॉन्ग एरिया को आप एक बार में देख सकते हैं। तो आप आइसोमेट्रिक के साथ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को भी आप जरूर फॉलो करें। फिर उसके बाद है पीएनआईडी। पीएनआईडी में हम लोग फंक्शन चेक करते हैं, मतलब स्पूल का डिटेल उस पीएनआईडी में रहता है कि कहाँ से निकल के कहाँ गया, तो पीएनआईडी भी आपको साथ में रखना है, मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, पीएनआईडी। अब दूसरा है एमटीओ, उसका बिल के रिकॉर्डिंग क्या है कि उसमें कौन सा मटेरियल है, क्या है नहीं है, वो सारा उसके एमटीओ में दिया रहता है। आईटीपी है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, उसको कैसे कैसे इंस्पेक्शन करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई हमारा जो पाइप एरेक्शन होने वाला है तो वो एरेक्शन करने से पहले हमारा आईटीपी क्या कहता है, उसको हम कैसे अपना इंस्पेक्शन कराएंगे, कैसे हम क्यूसी को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क परमिट और उसका जीएसए। वर्क परमिट क्या है कि आप जो डेली एक्टिविटी करेंगे उसमें एरेक्शन करना है तो एरेक्शन के लिए आपको परमिट लेना होगा। दूसरा है जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जेएसए क्या होता है, मेथड स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं कि हम मेथड स्टेटमेंट है हमारा कि हम लिफ्टिंग ऐसे करने वाले हैं, वो एक मेथड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप लिफ्टिंग कैसे करेंगे उसकी कंप्लीट डिटेल होती है उसमें। तो फिर मेथड स्टेटमेंट को देख करके, प्रोसीजर को देख करके जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाया जाता है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस का मतलब है कि जब आप किसी को बताएंगे कि ये हमारा मेथड स्टेटमेंट है, हम इस प्रोसेस से अपने लाइन को, अपने स्पूल को एरेक्शन करेंगे, तो एक कंबाइंड मीटिंग होता है। फिर जैसे उसमें एग्जीक्यूशन टीम, सेफ्टी टीम, और मैनेजमेंट टीम, तो वो टीम डिसाइड करता है कि जब आप मैनेजमेंट से, जब आप पाइप लिफ्टिंग करेंगे तो मेथड स्टेटमेंट से पता चलेगा कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी है जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट आएगी, उसमें क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना है आपको। जो सेफ्टी फॉलो करना है वो जेएसए होता है जॉब, तो वो जेएसए बना के देगा आपको कि ड्यूरिंग द इरेक्शन आपकी जॉब सेफ्टी एनालिसिस रिपोर्ट है, मतलब ये आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे, इरेक्शन के टाइम पे आपको फॉलो करना है। तो मेथड स्टेटमेंट से जेएसए बनता है और जेएसए कहाँ अटैच होता है, परमिट टू वर्क में। जैसे आप इरेक्शन का परमिट लेने जाएंगे तो इरेक्शन का आपको जेएसए लगाना होगा। जेएसए का मतलब कि हम काम जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब प्रिकॉशन हमको लेना है। ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज चेक द लेटेस्ट रिवीजन। आप कोई भी ड्राइंग को अगर आप चेक करेंगे तो सबसे मैंडेटरी चीज़ है जो आपको चेक करना है कि भाई वो लेटेस्ट रिवीजन है कि नहीं है। और इंश्योर द ऑल मटेरियल एंड वॉल सपोर्ट आर अवेलेबल एंड वेरीफाई। अब ये भी एज ए सुपरवाइजर इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सपोज कीजिए आपने प्लान बना लिया है और जब आप स्टोर गए मटेरियल लेने के लिए या फिर जो अपने यार्ड में गया मटेरियल लेने के लिए तो पता चला कि वहाँ पे मटेरियल नहीं है, मटेरियल अभी रिसीव नहीं हुआ या आया नहीं, तो कोई भी प्लान करने से पहले आप फिजिकली सुपरवाइजर हैं तो मस्ट भी इंश्योर करें आपका स्पूल, आपका वॉल्व, आपका मटेरियल, सपोर्ट, एवरीथिंग अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। स्पूल उठाने के लिए क्रेन लेंगे, एक बार आप सपोर्ट उठाने के लिए क्रेन लेंगे, एक बार आप वॉल्व इरेक्शन के लिए क्रेन लेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्रेन प्लेसमेंट में टाइम लगता है और फिर आप क्रेन प्लेस करें और डिफरेंट डे आप डिफरेंट काम करेंगे तो अच्छा नहीं है। एक ही बार में आप सपोर्ट भी इंस्टॉल करें, पाइप भी स्पूल इंस्टॉल करें, अगर वहाँ पे वॉल्व आ रहा है तो वॉल्व भी इंस्टॉल कर दो। 2-3 काम एक बार में करेंगे तो मतलब आपको क्रेन प्लेसमेंट का जो टाइम है वो अब सेव होगा क्रेन प्लेसमेंट का। अब हर काम के लिए आप अलग अलग क्रेन लगाएंगे तो 2 घंटा 3 घंटा तो आपको क्रेन लगाने में चला जाता है। तो इसके लिए है कि आप पहले प्लान कर ले कि भाई वहाँ पे हमारा जो भी उस क्रेन के रेडियस में जो भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं ना वो हम कर लेंगे। दिस इज बेसिक सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जॉब के एरिया का आपको 100% आइडिया होना चाहिए कि जैसे 100 टन की क्रेन आ गई तो 100 टन की क्रेन से चलो हम 30 इंच वाला वॉल इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, हम वो वाला स्पूल भी लगा सकते हैं, वो भी स्पूल लगा सकते थे। ये आप आइडिया रखेंगे। आपने सपोज क्रेन मांगा, अब 2 घंटे के लिए क्रेन मांगे तो 2 घंटे में जितना पॉसिबल है उतना आप काम कर लें। फिर नेक्स्ट डे आप क्रेन अगर लेंगे तो 2-3 घंटे के लिए अगर आप क्रेन लेंगे तो फिर उस ड्यूरेशन में भी आप बहुत सारा काम जो भी आप अपना पहले से टारगेट बना के रखें वो सब काम करें। ओके, साइट प्रिपरेशन और सर्वे। जैसे आप इरेक्शन करने जाएंगे तो आपको पहले साइट प्रिपरेशन और सर्वे करना होगा। तो साइट प्रिपरेशन और सर्वे में क्या क्या आपको करना है, इंश्योर द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट आर कंप्लीटेड। सबसे पहली चीज़ है तो ये देखना है कि अगर आपका स्ट्रक्चर है, जैसे पाइप रैक का स्ट्रक्चर है या सिविल का सपोर्ट है या कंक्रीट का सपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं, या अपना पाइप लाइन का सपोर्ट है, जो हमारे लाइन का सपोर्ट है, वो सब रेडी है कि नहीं। हम ऐसा कोई पाइप इरेक्शन नहीं करेंगे जिसमें हमने सपोर्ट इंस्टॉल नहीं किया। हम पाइप को उठा के ऊपर रखने से क्या फ़ायदा
जाए, फिर हम नेक्स्ट डे पाइप लिफ्ट करके आप सपोर्ट लगाएंगे तो बेनिफिट नहीं है। हम तो कोशिश करेंगे पहले सपोर्ट इंस्टॉल कर दे फिर लाइन को इरेक्शन करें। एक पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम पाइप उठाने के टाइम पे पाइप आप लिफ्ट कर लीजिए, पोजीशन पे रखिए, फिर उसको सपोर्ट भी लगा के उसका कोऑर्डिनेट भी फिक्स कीजिए एक बार में। ऐसा नहीं कि आज पाइप उठाएं कल उसको करेंगे, वो बेनिफिट नहीं है। और फिर 2 महीने के बाद आप स्पूल को कुछ नहीं करेंगे, 2 महीने तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, 2 महीने के बाद वापस उसको फिर से चेक करेगा, नया बंदा आएगा फिर वापस उसको कोऑर्डिनेट चेक करेगा, ये तो उतना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब पहले ये है कि इंश्योर द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट आर कंप्लीटेड। पहले वो देखना है कि वहाँ जो सिविल का स्ट्रक्चर बना, सिविल का सपोर्ट है, सिविल अपना स्ट्रक्चर का टीम है या स्ट्रक्चर के लिए पाइप रैक बना, वो सब कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट है तो आप उसका परमिशन लेंगे कि भाई मैं यहाँ पे इरेक्शन करने वाला हूँ। वेरीफाई द एंकर बोल्ट एंड एलिवेशन एंड सेंटर लाइन। आपको ये वेरीफाई करना है कि हमारा एंकर बोल्ट क्या है, सेंटर लाइन कहाँ आ रहा है, और जो अपना हमारा स्ट्रक्चर है सब वो उसमें सेंटर लाइन एक बार चेक कर लें, कुछ क्लैश तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप स्पूल लिफ्ट कर दिए, वहाँ जाने के बाद आपका स्पूल क्लैश हो गया स्ट्रक्चर से। तो ये सब चीज़ आप अपनी टीम के साथ पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे, हाँ भाई ये पाइप अगर हम लिफ्ट करेंगे तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ उसमें प्रॉब्लम होने वाली होगी तो आप पहले इन्फॉर्म कर दें अपनी टीम को, इंजीनियर को, कि वो आकर के एक बार चेक करे। स्ट्रक्चर वाली टीम भी चेक करेगा। अगर वो कंफर्मेशन देगा नहीं तुम्हारा इरेक्शन हो सकता है तो आप इरेक्शन करें। आप अपने सब पे बर्डन मत लेंगे। हाँ, हमको कुछ पता चल गया कि भाई स्पूल हम लिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, कुछ स्ट्रक्चर टच हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप ये चीज़ें पहले इन्फॉर्म कर दें। ऐसा नहीं कि जब आप क्रेन लेके आ गए, अब हाफ डे आपका वेस्ट हो गया, उसके बाद पता चला कि जब स्पूल आपने लिफ्ट किया तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है इरेक्शन होना, तो ये आपका फेलियर हो जाएगा। फिर फेलियर का मतलब कि आपको ये चीज़ें पहले देखना था कि हम स्पूल उठाएंगे तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे, और उसके लिए पहले हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप स्पूल लिफ्ट करते हैं या कोई वॉल लिफ्ट करते हैं, सपोज कीजिए 2 साइड से फ्लांज है, बीच में आपको वॉल लगाना है। अब आपने पहले डिस्टेंस मेजर नहीं किया, क्रेन मंगवा लिया, क्रेन से वॉल उठा लिया 30 इंच का, जब उठा के लगाने गया तो वहाँ पे गैप नहीं मिल रहा है, तो ये आपका फेलियर है ना। 2 घंटे के लिए आपने क्रेन लगाया, फिर उसको लिफ्ट किया, फिर वहाँ तक लोकेशन पे लेके गए, जब लोकेशन पे लेके गए तो वो लग नहीं गया। तो ये चीज़ें आप डिस्टेंस पहले मेजर कर लेते, 5 to 10 मिनट लगता, तो उसमें 2-3 मिनट लगता, वो चेक हो जाता है कि भाई हमारा 500 का वॉल्व है, हमारा 480 या 450 स्पेस है तो हमारा वॉल नहीं लग पाएगा, या हमारा 500 का वॉल्व है, 600 स्पेस है, ये 100 एक्स्ट्रा है तो भी नहीं लग पाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो स्पूल फैब्रिकेटेड होकर के आता है ना, तो इनिशियल में लोग उसको इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन जब हम वॉल्व तो कम से कम 6 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद आएगा, तो वॉल्व जो इनिशियल टाइम में तो नहीं रहता है, तो लोग उसको क्या करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं। और जब वो स्पेस छोड़ देंगे तो पता चला जब आप वॉल लगाने के तो कभी वो छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इतना आपको प्रेशर रहेगा कि कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करता है, चेक नहीं करता है, क्यूसी टीम ऑफिस से निकलती नहीं है, तो हाँ वो बंदे को बोल दिया कि हाँ ओके है तो ओके है, तो इससे प्रॉब्लम आता है। जैसे अभी अब 10 फ्लांज है, 10 वॉल लगाना है, उसमें से 2-3 तो आपको ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ऐसा करने के तो आप पहले सब कुछ को मेजरमेंट कर लें, कुछ स्पूल उठाना है, लिफ्ट करना है, आप स्पूल का डिस्टेंस देख लें, सब कुछ अगर करेक्ट है तो क्रेन के लिए रिक्वायरमेंट डालें। अब आपके लोकेशन पे क्रेन आ गया, वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो गया, वहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है वॉक करना, तो ये चीज़ें पहले आपको क्लियर करनी है। ओके, कंडक्ट द साइट सर्वे विथ क्लैश चेक। देखिए पॉइंट आ गया ना ऑलरेडी। कंडक्ट द साइट सर्वे विथ क्लैश चेक का मतलब आप क्लैश चेक करेंगे, ये इंश्योर कर लेंगे कि अगर हमने क्रेन का रिक्वायरमेंट डाल दिया है, दैट मीन्स वो स्पूल 100% इरेक्शन होगा। हाँ, अगर आपने 50 स्पूल इरेक्शन किया, 2-3 इरेक्शन नहीं हुआ, फेलियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप डेली ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम है। ओके, क्लीन द एरिया एंड इंश्योर द एक्सेस फॉर द क्रेन और लिफ्टिंग टूल। आप अपने एरिया को उसको क्लीन करवा। अब जैसे सपोज कीजिए आपने क्रेन का रिक्वायरमेंट डाल दिया, आपके क्रेन लगाने की जगह नहीं है, क्योंकि क्रेन का तो रेडियस है, वो उतने डिस्टेंस पे आके लगेगा तो ही आपको लिफ्ट करेगा। अगर ज़्यादा रेडियस हो जाएगा तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं बनेगी। जैसे कोई 10 टन का 100 टन का क्रेन है तो वो 100 टन कैपेसिटी नहीं होती ना उसकी, 100 टन का है, तो जैसे आपका रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो आप अपने एरिया को पहले चेक कर लें कि हमारा क्रेन कहाँ प्लेस होगा उस एरिया में, मतलब लोड के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हमारा क्रेन किस लोकेशन पे प्लेस होगा तो वो लोड उठा सकता है, पाइप उठा सकता है, स्पूल उठा सकता है। उसके बाद आपको उस एरिया को क्लीन करना होगा। क्रेन के लिए जगह परफेक्ट हो गया, क्रेन वाले फोरमैन को, सुपरवाइजर को बुला के वो दिखा देना है, जो रीडिंग सुपरवाइजर होगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है कि इस एरिया में हमारा क्रेन जो है वो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ओके। अदरवाइज जो एरिया बोलेगा वो आपको क्लीन करके देना होगा, क्लीन करेंगे तो ही वो वहाँ पे लाकर क्रेन प्लेस करेगा।
अगर आपको लिफ्टिंग के टाइम पे कुछ स्काफोल्डिंग चाहिए, जैसे हाइट का एलिवेशन का काम होता है तो उसमें स्काफोल्डिंग चाहिए होता है, तो स्काफोल्डिंग चाहिए होगा तो आपको पहले कंफर्म द स्काफोल्डिंग एंड द प्लेटफॉर्म इफ नीडेड, देन स्काफोल्डिंग टीम होता है, उसका सुपरवाइजर होता है, उसका जो सुपरवाइजर है स्काफोल्डिंग का, आप उसको वहाँ पे बुलाएंगे, उसको दिखाएंगे कि हमको ऐसा ऐसा लोकेशन पे स्काफोल्डिंग बनाना है, 3 मीटर का इतना सारा स्पूल है, 12 मीटर का 2 लोकेशन पे स्पूल बना दे, जहाँ जहाँ सपोर्ट का लोकेशन है वहाँ आप बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि आपको सपोर्ट लगाने में भी ईजी होगा। तो ये 2-3 दिन पहले से आप प्लान करेंगे ना तो क्या होगा कि 2-3 दिन में वो आपका स्पूल बना देगा, स्काफोल्डिंग, फिर वो आप उसको जा करके फिजिकली वहाँ पे चेक कर लेंगे, एक्सेस दिलवाएंगे, उसमें ग्रीन टैग लगाना पड़ता है, स्काफोल्डिंग में वैलिडेट करना होता है कि ये स्काफोल्डिंग रेडी टू यूज़ है। तो कहने का मतलब आप देखिए एग्जीक्यूशन है, इतना इजी तो है नहीं कि 2-4 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, वीडियो लंबी हो गई लेकिन आप तसल्ली से देखें, ये एकदम प्रोसेस है। आप एग्जीक्यूशन इंजीनियर, मैं बहुत दिन तक काम किया हूँ एग्जीक्यूशन में, तो अगर आप ईच एंड सिंगल चीज़ों को नहीं देखेंगे तो वेस्टेज ऑफ मनी है। सपोज आपकी क्रेन ले लिए, आपके पास इसका फोल्डिंग प्रिपरेशन नहीं है, आपका क्रेन प्लेसमेंट हो गया, इसका फोल्डिंग रेडी नहीं है, तो आपका क्रेन वेस्टेज हो जाएगा और इसके लिए मैनेजमेंट से बहुत बातें सुननी पड़ेगी आपको। इसके लिए आप पहले से रेडी रहें, मतलब पहले से रेडी का मतलब हम पहले से इसका फोल्डिंग बना के रेडी रखेंगे, उसमें ग्रीन टैग लगवा के रखेंगे, हम फिजिकली जाकर के एक बार चेक भी कर लेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा आ रहा है, क्या स्पूल आ जाएगा तो ओके है। अभी तब आप क्रेन का रिक्वायरमेंट डालें, आपको अपने ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्रेन का रिक्वायरमेंट डाल दिए, इसका फोल्डिंग हमारा रेडी नहीं है तो कोई भी आपको बोलेगा ओके। मैनेजमेंट तो चाहता है कि आप 2 दिन का काम एक ही दिन में कर दें, उसमें क्या है। नेक्स्ट है पाइपिंग इरेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, मतलब हम उसको इरेक्शन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्पूल रिसीविंग एंड आइडेंटिफिकेशन। पहला आपको स्पूल रिसीव करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन देना है, देखना है कि क्या ये स्पूल रिसीव पाइप स्पूल फ्रॉम द फैब्रिकेशन यार्ड, हमने फैब्रिकेशन यार्ड से स्पूल हमने रिसीव कर लिया, उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से चेक द स्पूल नंबर, साइज, मटेरियल, आपको सब कुछ देखना है। जो उसमें ब्रांच फिटिंग लगा है या ब्रांच लगा है, क्या वो उसका मटेरियल सही है कि नहीं। हो सकता है फैब्रिकेशन के टाइम पे कोई ब्रांच फिटिंग का मटेरियल कुछ हो रहा हो और कोई बंदे ने गलत मटेरियल इंस्टॉल कर दिया हो, वहाँ पे किसी ने मतलब नहीं नोटिस किया हो, तो वो आपको नोटिस करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ पहले से बन के आया तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सपोज कीजिए कि हमारा 10 इंच से 6 इंच का ब्रांच निकला है और 6 इंच में 150 रेटिंग का फ्लांज लगना था और उसमें जो है 300 रेटिंग का लगा है, या 300 रेटिंग का लगना था उसमें 150 का लगा है। तो ये सब चीज़ें आपको कंप्लीटली ओवरऑल आपको देखना है। क्यों? क्योंकि आपने अगर नहीं देखा और आपने स्पूल को लिफ्ट कर दिया और लिफ्ट करने के बाद जब लोकेशन पे लेके गए तो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला जो कनेक्शन वाला लाइन है उसमें तो एज पर ड्राइंग लगा था, इसमें जो ड्राइंग की मिस्टेक हो गई। तो अगर आप ये चीज़ें पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या होगा, हमको क्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, हम तो डायरेक्ट स्कूल को बोल देंगे भाई ये गलत है, इसको लेकर के जाओ। तो यू आर ए जीनियस, दैट टाइम यू आर ए जीनियस बिकॉज यू सेव द मनी। If you taking a crane after 2 hour 3 hour placing the crane, after that lifting the spool, engage on the 20 or 10 people for the engagement, after engagement you're going to at elevation that area you identify your spool is not match, have a small difference for the isometric drawing is not follow completely, तो तब आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपका फेलियर है। तब ये आपको कोई ये नहीं है कि हाँ तुमने स्पूल नहीं चेक किया। जब आपके पास स्पूल रिसीव होगा तब आपको वो स्पूल का 100% आइडेंटिफिकेशन विद द लाइन नंबर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हिसाब से उसको मैच करना है। मतलब अपने पार्टिकुलर स्पूल को मटेरियल वाइज, थिकनेस वाइज सब कुछ आप उसमें चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। फैब्रिकेशन के टाइम पे भी लंबा प्रोग्रेस रहता है, प्रोग्रेस का डिमांड रहता है कि भाई आज हमको 100 इंच डाया चाहिए, 200 इंच डाया चाहिए, जो भी मटेरियल पड़ा है लोग उसको लगा करके अपना मैटर फिनिश करते हैं कि चलो आज के दिन का हमारा काम निकल गया। तो कम से कम आपके पास जो स्पूल है तो उसको फाइनल टाइम में एक बार चेक कीजिए बिफोर इरेक्शन। हाँ, फर्स्ट हो गया स्पूल रिसीविंग एंड आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड है विजुअल इंस्पेक्शन। मतलब विजुअल इंस्पेक्शन हम क्या करेंगे, चेक द फ्लांज, मतलब हम उसको देखेंगे फ्लांज में कोई डैमेज तो नहीं, डेंट तो नहीं, मिसिंग सपोर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग तो नहीं हो सकता। सपोर्ट में पैड लगना था, पैड लग के नहीं आया, पैड लग के नहीं आया। सपोज कीजिए आपका लेंथ है 12 मीटर का, अब उसमें 2 पैड आ रहा था, हो सकता है कि उसमें एक ही पैड लगा, एक नहीं लगा, वियर पैड। तो पैड नहीं लगा तो अब क्या करेंगे, उसको मिसिंग है तो पहले आप नीचे पैड लगाएंगे फिर उसको इरेक्शन करेंगे, क्योंकि इरेक्शन करने के बाद वहाँ पे पैड लगाना डिफिकल्ट टास्क है। या अगर पॉसिबल है कि चलो आज क्रेन आ गया है तो पहले हम उसको ऊपर रख लेते हैं, फिर आइडेंटिफाई रखेंगे भाई हमको पैड भी लगाना है। इंश्योर द स्पूल आर क्लीन फ्रॉम डट्स, मतलब ये भी चेक करना है कि जो फैब्रिकेशन यार्ड में जो स्पूल रखा हुआ था हो सकता है उसमें प्रिजर्वेशन का वायलेशन हुआ हो और प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ हो। तो आप उसको ये भी चेक करेंगे कि पाइप हमारा इंटरनली क्लीन है कि नहीं। अगर नहीं क्लीन है तो हम कंप्रेसर मंगवाएंगे और कंप्रेसर के बाद हम उसको
इंटरनली क्लीन करेंगे तब उसको इरेक्शन करेंगे, क्योंकि आप डर्टी पाइप अगर इरेक्शन कर देंगे और वही डर्टी पाइप जब हाइड्रोटेस्ट होगा तो वो जो डस्ट पार्टिकल हैं इनसाइड में, वो हाइड्रोटेस्ट के वाटर जाने के बाद वो एकदम कंप्लीट मड बन जाता है और फिर वो निकलता नहीं है। तो फिर आपको क्लीनिंग में फ्लशिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आपको इंटरनली क्लीन करने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। वो आप कभी ऐसा नहीं करें, जब भी आप पाइप स्पूल इरेक्शन करें तो उसको कंप्रेसर से क्लीन करके ही इरेक्शन करें, क्योंकि जो डस्ट है ना वो डस्ट ड्राई एयर से निकल जाता है, लेकिन अब उसमें अगर वाटर डाल देंगे हाइड्रोटेस्ट के टाइम पे तो वो डस्ट क्या होता है, फिर कीचड़ बन जाता है, मड बन जाता है, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया। थर्ड पॉइंट था फिटअप एंड अलाइनमेंट। फिटअप क्या है? अलाइन स्पूल एंड इन प्रॉपरली, जो आपका स्पूल इंड होगा उसको प्रॉपरली अलाइन करना है। उसको अलाइन करने के लिए आपको क्या क्या चेक करना है? स्पीड लेवल हो गया, स्पीड लेवल से चेक करेंगे, या थेरोलाइट आता है, थेरोलाइट से चेक कर सकते हैं। टोटल स्टेशन जो टीएस स्टेशन जैसे हम लोग इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सर्वेयर जिसको बोलते हैं, सर्वेयर से आप अपना स्पूल को अलाइन कर सकते हैं। बाकी आपके लिए वो लाइन डो भी बोलते हैं उसको। उसके बाद हो गया स्पीड लेवल और राइट एंगल, ये 3-4 चीज़ों से आप अलाइन कर सकते हो। बोलो मतलब फिटअप अलाइनमेंट देखना। टेम्पोरी टैक वेल्ड फॉर द टेम्पोरी टैक वेल्ड करना है। हम जो फिटअप करेंगे उसको कुछ टेम्पोरी टैक वेल्ड कर देंगे, फिर हम लोग फिटअप के लिए इंस्पेक्शन करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं आप, टैकिंग कर सकिए, बोल्ट सपोर्ट दीजिए, कुछ भी, वैसे टैक वेल्ड चलता है नॉर्मली। अब है सपोर्ट इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड पाइप सपोर्ट। आपने स्पूल इरेक्शन किया, स्पूल इरेक्शन विदाउट सपोर्ट के क्या बेनिफिट है? कोई फायदा नहीं। फिर उसको आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर सपोर्ट के टाइम पे आपको करने का रिक्वायरमेंट होगा, तो स्पूल के साथ साथ आप सपोर्ट भी इरेक्शन करें। फिक्स पाइप सपोर्ट यानी कि सू, क्लैंप, गाइड, एंकर, जो भी सपोर्ट आ रहा है आप वहाँ पे उसको फिक्स कर दें। क्योंकि जब आपको मालूम है कि हमने लाइन को कोऑर्डिनेट डाल दिया, अगर हम सपोर्ट नहीं लगाएंगे, लाइन इधर उधर कोई खींच खाच के इधर उधर कर देगा तो प्रॉब्लम है। तो उससे बढ़िया कि अपना सपोर्ट वपोर्ट लगा करके लाइन को फाइनल कर देंगे। और जब हमारा लाइन पाइप रैक पे है तो हमको सेकंड टाइम नहीं आना होगा, क्योंकि सपोर्ट लगाने के लिए फिर आपको लाइन को लिफ्ट करना होगा, अब उसके लिए जैक लगाएंगे, बहुत सारा कहानी है। तो क्रेन से सेम टाइम में आपको लगाना ईजी है। भाई हमको लाइन इरेक्शन किए हैं तो 2 दिन के बाद हमको सपोर्ट पे लगाना, तो उसका सपोर्ट अगर आपके पास है तो पहले से आइडेंटिफाई करके रखें और सेम टाइम पे आप सपोर्ट टीम से सपोर्ट भी लगवा दें। ओके, यूज इंसुलेशन पैड और स्लीव इफ रिक्वायर्ड। अगर कुछ पैड और स्लीव रिक्वायरमेंट है तो उसका आपको पैड और स्लीव रिक्वायरमेंट है तो उसको यूज करना है। नेक्स्ट है फाइनल वेल्डिंग एंड बोल्टिंग। अगर कुछ हमारा वेल्डिंग का ज्वाइंट है तो फिटअप के बाद वेल्डिंग करेंगे, नहीं तो अगर बोल्टिंग का ज्वाइंट है तो लाइन अलाइन होने के बाद उसको वेल्डिंग कर देंगे। फिटअप वेल्ड एज पर WPS। वेल्डिंग कैसे करना है? वेल्डिंग करने के लिए आपको WPS चाहिए। WPS का मतलब होता है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। जो भी मटेरियल रहेगा, जैसे हमारा CS का मटेरियल है या SS का है या एलॉय स्टील का है, तो उसके हिसाब से जो हमारा प्रोजेक्ट का मटेरियल रहता है ना, तो QC वाला बैकग्राउंड में वो काम करता है कि WPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है, PQR भी होता है, और है WQT जो W को वेल्डर को टेस्ट करवाता है। तो कहने का मतलब वो आपके मटेरियल के हिसाब से वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, वेल्डर को टेस्ट क्वालिफाई कराया होगा, फिर आपके ज्वाइंट के हिसाब से वो वेल्डर मिलेगा आपको जॉब करने फिटअप और वेल्डिंग करने के लिए। तो आपको एज पर WPS उसका वेल्डिंग करना है। इफ फ्लांज है तो गैस्केट बोल्ट डाल के उसको टाइट करना है, और उस पर स्पेक के मटेरियल के हिसाब से, जैसे फ्लांज है तो अब वहाँ का कौन सा मटेरियल है, अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल है तो उसमें इंसुलेटेड गैस्केट आएगा। अगर सेम मटेरियल है तो जो आपका गैस्केट एज पर ड्राइंग है वो आपको इंस्टॉल करके उसको बोल्ट टाइटिंग करना है। अब उसके बाद अगर आपका वेल्डिंग हो गया तो मार्किंग एंड इंस्पेक्शन करना है। अगर उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हिसाब से उसमें NDT प्रोसेस है, जैसे NDT है, RT है या विजुअल है, जो भी NDT का प्रोसेस है, गेट इंस्पेक्शन क्लियरेंस, आप उसको आप QC को इन्फॉर्म करेंगे कि दिस ज्वाइंट इज रेडी, तब आप उसमें QC को इन्फॉर्म करेंगे कि दिस ज्वाइंट आर रेडी, तब उसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं। या NDT के लिए रिक्वायरमेंट है तो उसको आप NDT के लिए ऑफर कर सकते हैं, तो वो फिर आपका आकर के ज्वाइंट को इंस्पेक्शन करेगा। तो ये आपने फिटअप से लेकर के मतलब पाइप स्पूल फैब्रिकेशन से लेकर के अभी आप फिटअप तक पहुंच गए हैं कि भाई हमने फिटअप कर दिया। देखिए, इरेक्शन होगा और एग्जीक्यूशन होगा, और विदाउट सेफ्टी आपका कोई इंटरव्यू, कोई भी वैलिड कोई भी चीज़ जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएं या कहीं भी अगर आपको कोई आदमी बोलने के लिए कहे या फिर आपसे कुछ पूछे, तो उसमें सेफ्टी का पॉइंट बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना। सेफ्टी इज़ नेसेसरी और वैलिड पॉइंट है सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन के चक्कर में सेफ्टी को बाईपास कर देंगे, ये कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सेफ्टी, विदाउट सेफ्टी आपको कोई सिलेक्शन भी नहीं करेगा। आप एजुकेशन की बातें कितनी भी कर लीजिए, आपने सेफ्टी का पॉइंट इंक्लूड नहीं किया तो वो आप कंप्लीट इंजीनियर नहीं हुए। तो की सेफ्टी पॉइंट है, कुछ ऐसा सेफ्टी पॉइंट हो, ऑलवेज फॉलो द क्लाइंट HSC प्रोसीजर। जो हमारा क्लाइंट का HSC प्रोसीजर होगा
हमको उसको 100% फॉलो करना है। जैसे हमारा कतर एनर्जी का एचएससी पॉलिसी है या एडनॉक का है या फिर अपना आरामको का है, जो भी उसका रूल है। जैसे हम रूल क्या है, यूज रिगिंग एंड लिफ्टिंग प्लान। जैसे हम कोई भी चीज़ लिफ्ट करेंगे ना, तो हमको रिगिंग एंड लिफ्टिंग प्लान चाहिए। वो कौन देगा? रिगिंग सुपरवाइजर और लिफ्टिंग इंजीनियर जो होगा वो आपको प्लान बना के देगा। आपसे बता देना कि ये वाला स्पूल है, उसका हमारा वेट इतना है, स्पूल का लेंथ इतना है, तो वो अगर उस रेंज में आएगा तो उसका लिफ्टिंग प्लान बनाएगा। सपोज कीजिए कि अगर 10 टन का है या 5 टन का है, डिपेंड करता है, तो वो अपना वो देखेगा, उसमें आपका कोई मुश्किल नहीं। बैरिकेड द वर्क एरिया ड्यूरिंग इरेक्शन, मतलब उस इरेक्शन के टाइम पे आपका जो एरिया है जो आपके लिए है, जो स्पूल जिसमें आप इरेक्शन करने वाले हैं, वहां से कुछ 2-3 मीटर 5 मीटर जगह छोड़ के क्रेन के रेडियस के अकॉर्डिंग आप वो एरिया को बैरिकेड कर देंगे। यूज टैगलाइन फॉर द लिफ्टिंग स्पूल, आप जिस लिफ्टिंग स्पूल को इंस्टॉल करने वाले हैं उसमें टैगलाइन यूज करेंगे। नेवर स्टैंड अंडर द सस्पेंशन लोड, मतलब आप जब स्पूल इरेक्शन करेंगे तो जो स्पूल का लिफ्टिंग होगा, जो भी लोड है वो सस्पेंशन लोड के नीचे में आपको कभी खड़ा नहीं होना है। वो कब स्पूल गिर जाएगा क्या गारंटी है? तो आपको समझने की चीजें हैं। नेवर स्टैंड अंडर द सस्पेंशन लोड, सस्पेंशन लोड के नीचे आपको कभी नहीं जाना है, ये आपको बोलना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। वियर द फुल पीपीज, आपको फुल पीपीज इंक्लूडिंग हेलमेट, हार्नेस एंड ग्लव्स। और जो फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट, जैसे हमने 5 चीजें बताई। रिगिंग एंड लिफ्टिंग बेल्ट, आपके रिगिंग एंड लिफ्टिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। जो लिफ्टिंग टूल्स है वो वैलिडेट लिफ्टिंग टूल होना चाहिए। माना कि हमारे पास ये नया रिमोट है, ओके, लेकिन अगर इसके पास वैलिडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो भी आपके पास नया टूल्स एंड टेबल्स होगा ना, टैकल्स होगा, वो मस्ट बी वैलिडेटेड एंड कलर कोडेड होगा, तो ही आप यूज कर सकते हैं। ओके, बैरिकेड को मैंने आपको बताया कि एरिया को बैरिकेड करना 100%। लिफ्टिंग टूल्स के बाद हमारा है कि सस्पेंशन लोड के एरिया में नहीं जाना है, आपको अंडर में खड़े नहीं रहना है, और जो भी नॉर्मल पीपीज है वो आपको यूज़ करना है। हैंड ग्लव्स नेसेसरी यूज़ करना है। और टैगलाइन मतलब आपको दोनों साइड से रस्सी बांध के ही मटेरियल को ऊपर उठाना है। ओके, पोस्ट इरेक्शन एक्टिविटी, जैसे आपने मान लिया इरेक्शन कर दिया, अब इरेक्शन करने के बाद हमारा है पोस्ट इरेक्शन एक्टिविटी। पोस्ट इरेक्शन में क्या क्या एक्टिविटी होता है? पोस्ट इरेक्शन एक्टिविटी में करना है कि आपको वॉक डाउन करना है। जब आपने स्पूल इरेक्शन कर दिया, 2-4 स्पूल इरेक्शन कर दिया, तो वॉक डाउन करेंगे। वॉक डाउन करने के बाद पोस्ट इरेक्शन एक्टिविटी वॉक डाउन करेंगे। वॉक डाउन करने के बाद आपको कुछ अगर पंच पॉइंट लिखता है, पंच लिस्ट मिलता है, तो आप उस पंच लिस्ट को कैसे कंप्लीट करना है और कैसे उस पंच पॉइंट को क्लोज करना है। फ्लांज ज्वाइंट है, ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें ओरिजिनल गैस्केट बोल्ट डालना है, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट है जैसे गाइड में वेल्डिंग कम है या सपोर्ट में वेल्डिंग कम है, या गाइड का डिस्टेंस मेकअप नहीं हुआ, एंकर सपोर्ट इंस्टॉल नहीं है, तो जो भी पंच लिस्ट होगा वो आपको अटेंड। कंडक्ट द वॉक डाउन टू आइडेंटिफाई द पंच पॉइंट, आपको वॉक डाउन करना है आइडेंटिफाई द पंच पॉइंट के लिए। मतलब जब आपको पंच पॉइंट मिलेगा, वो टेस्ट पैक प्रिपरेशन हो जाएगा साथ में, वो तो ऑफिस में प्रिपरेशन हो जाएगा, वो टेस्ट पैक आएगा, उसके हिसाब से आपको लाइन वॉक करना है। प्रिपेयर ईच इरेक्शन क्लियरेंस चेकलिस्ट, मतलब जब आप इरेक्शन करेंगे तो इरेक्शन क्लियरेंस चेकलिस्ट आपको बनाना रहता है कि भाई हमने ये जो इरेक्शन किया, वो पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट आप समझिए ना, वो पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट होता है, वो आपको बनाना रहेगा। उसमें आपको टिक लगाना है, लाइन मटेरियल टू बी ओके, वेरीफाई बाय जीआई, वेरीफाई बाय जीए ड्राइंग, वेरीफाई बाय आइसोमेट्रिक ड्राइंग, लाइन flange orientation okay, that all the things available in the which one you available in this your ISO you can tick mark। मतलब पाइपिंग इंस्टॉलेशन का जो चेकलिस्ट होता है वो आपको चेक कराना होगा। नेक्स्ट है कंफर्म द फ्लांज कनेक्शन, आपको फ्लांज कनेक्शन देखना होगा। वॉल्व ओरिएंटेशन, जब आप वॉल लगाएंगे तो फ्लांज में जो बोल्ट है उसकी वजह से वॉल का हैंडल या ओरिएंटेशन आपको चेक करना होगा। सपोर्ट का पोजीशन आपको देखना होगा। हाँ, एक चीज़ और है, आप सपोर्ट का लोकेशन कभी नहीं चेंज कर सकते, स्पेशली जो एंकर सपोर्ट है ना, उसका लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे वो एज पर ड्राइंग दिया है, जो सपोर्ट एज पर ड्राइंग दिया है वो आपको इंस्टॉल करना है। स्ट्रेस एनालिसिस के बिहाफ पे सपोर्ट इंस्टॉल किया जाता है, इसके लिए सपोर्ट का लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। हैंड ओवर टू द टेस्टिंग टीम, जब आपका ये पंच लिस्ट क्लियर हो जाएगा तब ये लाइन जाएगी प्री कमिश्निंग एक्टिविटी में, और वहाँ से तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई है कि प्री कमिश्निंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है। लेकिन ये फैब्रिकेशन स्पूल से फिटअप, और फिटअप के बाद वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद वॉक डाउन, वॉक डाउन के बाद पंच पॉइंट के बाद जब एक्टिविटी क्लोज होगी तो आप वो टीम और वो टेस्ट पैक आप उसको क्यूसी टीम को दे देंगे। भाई
प्री कमिश्निंग टीम को कि नाउ दिस लाइन इज रेडी फॉर द प्री कमिश्निंग एक्टिविटी। वो वहाँ से वो टेस्टिंग, एयर ब्लोइंग, प्री एयर ब्लोइंग, टेस्टिंग, आफ्टर टेस्ट ड्रेनिंग, ड्रेनिंग के बाद एयर ब्लोइंग, एयर ब्लोइंग के बाद ड्राइंग, क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग, तब वो प्री कमिश्निंग कंप्लीट करके फिर वो जाएगा लीक टेस्टिंग और फिर कमिश्निंग स्टेज में। तो दिस इज द बेसिक डिटेल फॉर द प्री कमिश्निंग। ओके, दिस वन इज एग्जीक्यूशन वर्क। हैंड ओवर टू द टेस्टिंग टीम फॉर द हाइड्रो टेस्ट प्रिपरेशन। आपको हैंड ओवर करना है। Okay, so this was the complete piping erection procedure, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन एंड सिंपल एंड लैंग्वेज फॉर द फ्रेशर इंजीनियर। मैंने ये वीडियो जो है अपने फ्रेशर दोस्तों के लिए बनाया है ताकि वो अपने सही तरीके से समझे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर इतना आसान नहीं जो आप 2-3 मिनट की वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे। एग्जीक्यूशन आपको समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताना। कोई भी आदमी जो आपको जॉब देगा, सपोज कीजिए एग्जीक्यूशन इंजीनियर का, एग्जीक्यूशन सुपरवाइजर का, तो गल्फ में मोस्टली 100,000 यानी 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगा आपको। तो 1 लाख रुपए की जॉब देने के लिए आपको कम से कम वो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो तो आपको बताना होगा ना। स्पेशली उसके लिए लोग 2-2, 4-4 साल तैयारी करते हैं। तो आप भी एजुकेशन इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो प्रिपरेशन अच्छे से करें। और ये बात आप अच्छे से मानिए कि अगर एक बार आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए और कोई अच्छी कंपनी पकड़ लिए, में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसा, तो अब आपको तो मानना है कि भाई हमको आउट ऑफ इंडिया या जहाँ भी हमको प्राइवेट जॉब भी करनी है, तो प्राइवेट जॉब में आपको एजुकेशन को, अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहना होगा। और अब जिस फील्ड में है उस फील्ड की आपको 100% नॉलेज लेनी होगी। आप हमारी ये वीडियो देखें, इसमें पाइपिंग एजुकेशन की बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, तो आप ट्राई करें, इसको कंप्लीट वीडियो को देखें। और कुछ नया अगर कुछ आपको लगता है इसमें ऐड करने का है तो आप मुझे कमेंट भी करें, मैं उसमें भी ऐड करूँगा। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं 100% सब कुछ जानता हूँ, कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई है, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में। वैसे 25 मिनट की वीडियो में कंप्लीट चीज़ें को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है। आप कभी भी प्लान करें, सुपरवाइजर हैं तो कम से कम 1 वीक का स्पूल अपनी टीम को दे करके रखें कि भाई ये स्पूल है और ये तुमको इरेक्शन करना है। उसमें आपको भी आइडिया होना चाहिए कि हम पाइप का वेट कैसे निकालते हैं, स्पूल का वेट कैसे निकालें, करने के लिए कौन सा क्रेन चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। अब थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। मैं कोशिश करता हूँ, फिर भूल भी जाता हूँ वो कमेंट देख करके कि वो कमेंट किधर चला गया है। तो कहने का मतलब अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप मेरी जो कंटिन्यूस वीडियो है उस पर आप कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाऊँगा। मेरे किसी दोस्त ने कहा था, व्यूअर ने कहा था कि आप इरेक्शन प्रोसीजर का वीडियो बनाइए। मैंने बनाया। नॉर्म्स की वीडियो बनाने के लिए मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, तो मैं वो बनाया हूँ। नॉर्म्स की कुछ वीडियो है जिसका एडिटिंग बाकी है, वो मैं अपलोड करूँगा। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। बाकी अगर कुछ इसमें मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ जो मुझे 100% मालूम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या मिसिंग हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।